गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड और यूनिट फोर्थ है। कंजर्वेशन को जानने से पहले हमें बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को समझना जरूरी है। जैव विविधता क्या है? हमारे अर्थ में पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर समुद्र की गहराई में, मरुस्थल से लेकर वर्षावनों तक सभी जगहों पर पाए जाते हैं। और इनकी प्रकृति, व्यवहार, आकृति, आकार, रंग सभी भिन्न भिन्न होते हैं। इस विभिन्नता के कारण ही हम इसे जैव विविधता कहते हैं। और ये जैव विविधता आज के समय में गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वो कोई भी कारण हो सकता है, वो मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से जैव विविधता अभी संकट में है। उस जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, जिसके द्वारा हम संरक्षण कर सकते हैं जैव विविधता का या बायोडाइवर्सिटी का, जिसके अंतर्गत हम आज कुछ संरक्षण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन एक प्रकार का प्रोटेक्शन या फिर प्रिवेंशन या किसी भी वाइल्ड लाइफ या नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि जल और वन का रिस्टोरेशन करना है या पुनः निर्मित करना है इस कंजर्वेशन के माध्यम से। और साथ ही इसमें जितने भी स्पीसीज़ प्रेजेंट होते हैं, बहुत सी स्पीसीज़ इनमें विविधता इनमें पाई जाती है, उन स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड होने से बचाना है या उनको संकटग्रस्त होने से बचाना है। और साथ ही इनके एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम जो डिग्रेड होता चला जा रहा है उसे भी बचाना है, जो कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमने दो प्रकार जो मेन कंजर्वेशन की विधियां हैं उनको लिया है। पहला है इन सितु कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन मीन्स स्वस्थानिक संरक्षण और एक्स सितु कंजर्वेशन मीन्स पर स्थानिक संरक्षण। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन सितु कंजर्वेशन क्या है। इन सितु कंजर्वेशन या संरक्षण की वह विधि है जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सुरक्षित करना या उस स्पीसीज़, प्लांट के स्पीसीज़ और एनिमल के स्पीसीज़ को उसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज में ही उनको कंजर्व करके रखना इन सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल के स्पीसीज़ होते हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और साथ में कई प्रेडेटर्स भी होते हैं जिनसे डिफेंस भी ज़रूरी है। इन सितु कंजर्वेशन में फर्स्ट हम देखते हैं नेशनल पार्क में यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर वाज 19 नेशनल पार्क एंड 202 सेंचुरीज इन 1981 के रिकॉर्ड के आधार पर इसमें 19 नेशनल पार्क और 202 सेंचुरीज बताया गया है। और उसी आधार पर 2000 में पुनः जब गणना की गई तो यहाँ पे 88 नेशनल पार्क और 490 सेंचुरीज इंडिया में है, जो लगभग 1.53 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर किया हुआ है। इस क्षेत्र में मेगा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है। मेगा डाइवर्सिटी मतलब बहुत अधिक इसमें विभिन्नता देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया में मुख्यतः 2000 स्पीसीज़, लगभग 2000 स्पीसीज़ बर्ड्स के, 500 स्पीसीज़ रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस के एंड लगभग 30,000 स्पीसीज़ जो होते हैं वो इंसेक्ट के मौजूद हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाइज भी मिलते हैं जिसे जो अभी एंडेंजर्ड स्थिति, बहुत सारी स्पीसीज़ जो है वो अभी एंडेंजर्ड स्थिति में हैं।
कुछ नेशनल पार्क्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, बंदीपुर एंड नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, गहिर माता टर्टल सेंचुरी उड़ीसा में है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तरांचल में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और नंदनकानन जू जो है वो उड़ीसा में है। इस प्रकार से नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक और पार्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को इन 1971 के आधार पर MAB मीन्स होता है मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर मीन्स ये एक रिज़र्व करने का, बायोस्फीयर रिज़र्व का एक प्रोग्राम है जिसका पर्पस है कि इन सितु में ही वाइल्ड लाइफ को बचाना। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कंजर्व रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ इकोसिस्टम, जो पहले से मौजूद जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उस इकोसिस्टम के, उनको बचाना। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन सितु कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब इसमें जो डाइवर्सिटी, जो विविधता इनमें प्रेजेंट होता है वो लॉन्ग टर्म बना रहे, इसलिए हम इन सितु कंजर्वेशन को इन सितु कंजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये बेसिक फैसिलिटीज़ और रिसर्च को भी प्रमोट करता है। ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और ये एप्रोप्रिएट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट लिविंग रिसोर्सेस भी ये प्रोवाइड या प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस द बायोस्फीयर रिजर्व्स एरियाज आर इस जो बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है कोर जोन या कोर रीजन, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन फॉरेस्ट्री एंड थर्ड है मैनिपुलेशन टूरिज्म। फर्स्ट कोर जोन में हम आते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड नेचुरल एंड मिनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम, जिस क्षेत्र में कम क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है उसे हम कोर जोन कहते हैं। मैनिपुलेशन फॉरेस्ट्री जोन, इसमें मैन मेड फॉरेस्ट और कुछ एरियाज़ इसमें सम्मिलित किया गया है। मैनिपुलेशन टूरिज़्म, ऐसे क्षेत्र को मार्क किया गया है जो टूरिज़्म के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन बायोस्फीयर्स में कौन कौन से बायोस्फीयर्स हमारे इंडिया में मौजूद है। फर्स्ट हम देखते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर। नंदा देवी बायोस्फीयर स्टेट उत्तराखंड में है, जो लगभग 5,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एंडेमिक फ्लोरा मीन्स होता है कि उस क्षेत्र के विशिष्ट प्रजाति जो केवल उस क्षेत्र में ही अधिकता में मिलते हैं उसे हम एंडेमिक फ्लोरा कहते हैं। इसमें एंडेमिक फ्लोरा में आएगा सेल्ब, ऑर्किड, सिल्वरवुड, फेरी कैंडलब्रा और उसके बाद आते हैं फेरी प्राइमोस। नेक्स्ट हम देखते हैं अगस्थियंगल मलाई बायोस्फीयर रिज़र्व। ये स्टेट केरला में है और एरिया 1701 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें एंडेमिक फ्लोरा रुद्राक्ष ट्री है, सिलेंडर पाम है और वाइल्ड धामन्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं दहांद बायोस्फीयर रिज़र्व। ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश में है। इसका एरिया 5111 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके एंडेमिक फ्लोरा साइथिया जो फर्न ट्री है, बिगनोनिया, लेडी स्लीपर और ऑर्किड्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर, जो असम में प्रेजेंट है, असम में है और 765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका एंडेमिक फ्लोरा है रिवोफोलिया, बेंटेक एंड लाइमस्टोन।
नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर स्टेट, ये अंडमान निकोबार में है। इसका एरिया 885 किलोमीटर स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। इसका एंडेमिक फ्लोरा है स्क्रू पाइन, आइपोमिया, निपे फ्रूटिकेंस, निपा पाम्स इत्यादि। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मुन्नार बायोस्फीयर्स, यह तमिलनाडु में है और 10,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके एंडेमिक फ्लोरा मॉर्निंग ग्लोरी, जेट्रोफा और हेलोफाइला ग्रास है। नेक्स्ट है खंग चेंगजोंगा बायोस्फीयर्स रिजर्व, जो स्टेट सिक्किम में है और ये इसका एरिया है 2,619 किलोमीटर। एंडेमिक फ्लोरा है एनीमोन, यूवेरिया, सिक्किम रोडोडेंड्रॉन एंड मोहोनिया। नेक्स्ट इज़ मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टेट असम में है और एरिया 2,837 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एंडेमिक फ्लोरा कटेच्यू ट्री, सिसु एंड वाइट सीरीज़ इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर में ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में प्रेजेंट है। ये 5,520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके एंडेमिक फ्लोरा वेंडा, लिपैरिस, बल्बोफिल्लम इत्यादि है। नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो स्टेट मेघालय में है। एरिया 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एंडेमिक फ्लोरा ग्रैंड रेसिमेला, वाइट मैरेंटी, लाली, चंपाका एंड वाइल्ड लेमन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है और 4,926 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके एंडेमिक फ्लोरा साल्ट्री, सिलेजिनेला फर्न और पॉलीमॉर्फा बैम्बूस यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद है सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, स्टेट उड़ीसा में है। एरिया 4,374 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके एंडेमिक फ्लोरा है क्वाइक्स ग्रासेस इत्यादि। नेक्स्ट है थ्रिएड्स, पीपुल लिविंग विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। द मेन थ्रिएड इंक्लूड एक्सेस फिशिंग, aquaculture practices and harvesting of timber and firewoods। यहाँ पे जो बायोस्फीयर्स है इसमें बहुत से लोग निवास भी करते हैं और जो किसी न किसी माध्यम से फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रजातियां जो होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। फिशरीज़, कई ऐसे एक्वेटिक एनिमल जो हैं वो समाप्त होते मतलब समाप्ति की ओर है। और कई चीज़ें जैसे कि टिम्बर्स का उपयोग जो होता है या लकड़ियों का उपयोग फायरवुड या आग जलाने के काम में किया जाता है, तो इस प्रकार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका उपयोग होता है। अतः इनका कंजर्वेशन जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन मतलब एक ऐसा कंजर्वेशन या ऐसा संरक्षण का माध्यम है जिसमें उनके नेचुरल हैबिटेट के अलावा एक अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से, एक अन्य हैबिटेट के माध्यम से, मैनमेड हैबिटेट के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। इसमें आता है बॉटनिकल गार्डन, जूस आते हैं, कंजर्वेशन स्टैंड्स आते हैं, जीन, पॉलन, सीड एंड सीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड डीएनए बैंक्स इत्यादि इसमें एक्स सितु कंजर्वेशन में आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत सीड जीन बैंक। ये एक कोल्ड स्टोरेज प्रोसेस है जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करके सीड को स्टोर करके रखा जाता है और जिससे उसके जितने भी गुण होते हैं वो इसमें संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है जीन बैंक। जीन बैंक जेनेटिक वेरिएबिलिटी को दर्शाता है। इसमें जिसे हम नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, इसे भी हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और
ये इसमें भी हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करके इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिससे इनके जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो समाप्त ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा विधि है, एक ऐसा न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत बायोटिक पार्ट जो होते हैं उनको हम कंजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर जो होता है बहुत लो टेम्परेचर में रखा जाता है। यहाँ पे 190 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, उसमें आएगा -190 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। और रखने के बाद उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो सस्पेंड मतलब ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसकी जो मेन सीड है या फिर जो भी बायोटिक पार्ट है उनको हम संरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। फर्स्ट क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, नेक्स्ट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बैंक में हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, स्टेम कल्चर करते हैं, शूट कल्चर करते हैं। तो इस कल्चर के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है मेरिस्टेम या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन से जो मटेरियल प्राप्त होता है उनके प्रोपोगेशन के लिए हम उनको मल्टीप्लाई करके रखते हैं, जिससे हमको डिसीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपेटिव ब्रीडिंग। द मेथड इन्वॉल्व capture, maintenance and captive breeding on long-term basis of individuals of the endangered species which have lost their habitat permanently or certain highly unfavorable condition are present their habitat। मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी हैबिटेट जो एंडेंजर्ड है, इंडिविजुअल जो एंडेंजर्ड है उनको हमको संरक्षित करके रखना है, उनकी कंडीशन को हमको लॉन्ग टर्म बेसिस पे बना के रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम बॉटनिकल गार्डन में। बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो उनमें फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए गार्डन्स बनाए जाते हैं। और एनवायरनमेंट जो होते हैं इसमें कई एग्जोटिक प्लांट भी हम ग्रो कर सकते हैं जो एजुकेशनल और रिसर्च पर्पसेस से ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एनिमल ट्रांसलोकेशन। एनिमल ट्रांसलोकेशन में हम देखते हैं कि अगर कोई एनिमल एक जगह पर सुरक्षित नहीं है तो हम उसे किसी दूसरे अन्य हैबिटेट में उसे हम या जू या पार्क में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसलोकेशन मेथड में ये आता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है, ट्रांसलोकेशन हम क्यों कर सकते हैं। व्हेन स्पीसीज़ ऑन विच एन एनिमल डिपेंड बिकम रेयर। जब वो स्पीसीज़ जो है बहुत रेयर होता है, वो स्पीसीज़ एंडेमिक और रिस्ट्रिक्टेड होता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। और उस थर्ड हम बता सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण भी हम उसे उस जगह से ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। फोर्थ ये बता सकते हैं कि पॉपुलेशन एरिया जो होता है वो एरिया में पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो जाने के कारण भी हम एनिमल को ट्रांसलोकेट करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट बायोलॉजिकल गार्डन। बायोलॉजिकल गार्डन जिसमें हम एनिमल्स को संरक्षित करके रखते हैं या जूस में हम इनको संरक्षित करके रखते हैं, जिसमें कुछ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी आते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जू जो है वो स्कॉर्ब्रम जू में है, जो 1759 को इनको वियना में इनको एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था। और इंडिया का फर्स्ट जू जो है वो बैरकपुर में है, जो 1800 ईस्वी सदी में बनाया गया था। और इस जू में लगभग 800 वर्ल्ड में लगभग 800 जो है 800 जूस हैं। और अबाउट इस जूस में लगभग 3000 स्पीसीज़ वर्टिब्रेट्स और अदर स्पीसीज़ इनमें सम्मिलित किए गए हैं या इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब तक तो हो गया कि इन सितु और एग सितु कंजर्वेशन में कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम इन सितु और एग सितु के अंतर्गत हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस क्या क्या है। इन सितु और इन सितु कंजर्वेशन को हम कर रहे हैं तो उनकी कौन कौन से हमको उपयोगिता या एडवांटेजेस मिल सकते हैं।
फर्स्ट हम आते हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर डिक्लिनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़, किसी स्पीसीज़ की कम होती प्रजाति को हम इससे बचा सकते हैं। थर्ड, एंडेंजर्ड एनिमल, सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड है एंडेंजर्ड एनिमल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर सक्सेसफुली ब्रीड, हम एक्सटिंक्ट एनिमल को या एक्सटिंक्शन एनिमल्स को हम सक्सेसफुली ब्रीड करवा सकते हैं इस जगह पे। थ्रेटन्ड स्पीसीज आर ब्रीडेड इन कैपेसिटी एंड देन रिलीज एन नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो थ्रेटन्ड संकटग्रस्त स्पीसीज़ है उनको ब्रीड करवा कर हम दूसरे नेचुरल हैबिटेट में उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स सितु सेंटर्स ऑफर द पॉसिबल ऑफ ऑब्जर्विंग wild animals and otherwise not possible. It is extremely useful to conducting research and scientific work in different species, मतलब इसमें इतने जो स्पीसीज़ होते हैं उनके बारे में यहाँ पे रख कर हम उनके बारे में अध्ययन व स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्स सितु और इन सितु के माध्यम से हम किसी भी जैव विविधता को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ऐसे जीवों को बचा सकते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, रेयर स्पीसीज़ है या फिर संकटग्रस्त स्पीसीज़ है, उनको हम बचाने का काम जो है इस माध्यम से कंजर्व करके किया जा सकता है। इस नेक्स्ट हम देखते हैं रेफरेंसेस मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पीडी शर्मा की बुक जो पब्लिक रस्तोगी पब्लिकेशन से है से लिया है मैंने, और कुछ पोर्शन जो है वो डायग्राम्स जो है वो मैंने google.com से लिया हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद।